चलिए भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर करना स्टार्ट करेंगे। क्या यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा? चलिए फटाफट से बताइएगा, क्या आप लोगों का आंसर यहाँ पर जाएगा? चलिए आंसर करते हुए चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर मिलान करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि भाई इनमें से ये बताइए कि कौन सा इसमें आप लोगों को गलत युग्म यहाँ पर दिया गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है, ये आप लोगों को बताना है। हेनसांग की बात कर लेते हैं। हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत में आया था, यह एक चीनी यात्री था, बिल्कुल सही बात है। इब्न बतूता की बात कर लेते हैं, सो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था 1336 के समय पर, जो कि मोरक्को का एक यात्री था, ये भी सही है। मैगस्थनीज की बात कर लेते हैं, यह ग्रीस का यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान यह भारत में आया था और इसने इंडिका एक बुक की भी रचना की थी, जिस बुक से हमें उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में काफी सारी जानकारी मिलती है। बात करते हैं फिर फाहियान। फाहियान कब आया था? फाहियान की बात कर लेते हैं, ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान, जो कि गुप्त वंश का शासक यहाँ पर है, यह मौर्य वंश का था। तो गुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान यह भारत में आने वाला सबसे पहला चीनी यात्री था। यह मलेशिया से नहीं था, बल्कि कहां से था? चाइना से था। और ये भारत में आने वाला सबसे पहला चीनी यात्री भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर कीजिएगा यहाँ पर कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? आंसर कीजिएगा, इनमें से वह कौन है जिसने की बलबन की उपाधि को धारण किया था? आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई? बलबन की उपाधि धारण करने वाला जो व्यक्ति था, ये कौन था? आंसर करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन में। एक बार सभी के सभी जिन्होंने कि अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक भी कर दीजिएगा जल्दी से ही। चलिए आज की क्लास में आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई आंसर करते हुए जाइएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिल्ली में ठंड नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली में ठंड है और बहुत सर्दी है। चलिए एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, मैं भी जरा शेयर कर देती हूँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि वह सभी भी सेशन से यहाँ पे जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? सो यह है उल्लूक खान, बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा? उल्लूक खान। उल्लूक खान की बात कर लेते हैं, तो इसने बलबन की उपाधि धारण की थी। बलबन की बात कर लेते हैं। बलबन जो कि है यह गुलाम वंश का एक शासक रहा है, जिसे कि अपनी क्रूरता के लिए, गुलाम यानी कि स्लेव डायनेस्टी का यह एक शासक रहा है, जिसे कि अपनी क्रूर शासनता के लिए यहाँ पर जाना जाता है, उल्लूक खां को, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर कीजिएगा, क्या अपने क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा? फटाफट से चलिए बताइएगा, क्या आपका आंसर जो कि है यहाँ पे हमारा जाएगा? एक बार क्लास को मैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर देती हूँ। चलिए और आज आपको लास्ट तक बने रहना है क्लास में, ठीक है। चलिए भी जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा कि भाई गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उज्जैन ने राजधानी के रूप में कार्य किया था? गुप्त वंश के किस शासन के समय पर उज्जैन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पर कि 4 जगह पर 4 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिनमें से कि एक है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में यह है, शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। क्या हो जाएगा? शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान यहाँ पर रही है। तो क्या रहेगा? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर जाएगा, ठीक है। इसे उज्जैनी के नाम से भी उस समय पर जाना जाता था। अभी प्रेजेंट टाइम में इसे जाना जाता है उज्जैन के नाम से, लेकिन उस समय पर इसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। देखिएगा क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। तो क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की गई थी? बताइए मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में किस ईयर में पाकिस्तान की मांग की गई थी? ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। आंसर कीजिएगा जल्दी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना के ऊपर बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। मुस्लिम लीग 1906 में इसका फॉर्मेशन यानी कि गठन हुआ है
और कहाँ पर इसका गठन हुआ था? सो ढाका में। क्या हो जाएगा? ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है यहाँ पर। ठीक है, आगा खां सबसे पहले इसके अध्यक्ष रहे थे। आगा खां सबसे पहले इसके अध्यक्ष रहे थे। इसकी सबसे पहले सेशन का जो आयोजन किया गया था यह अमृतसर में किया गया था। क्या हो जाएगा? अमृतसर में किया गया था सबसे पहले इसका आयोजन। और जिस समय पर पाकिस्तान की मांग की गई थी ये समय था 1940 का। क्या हो जाएगा? 1940 का यहाँ पर समय था। ठीक है, आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? ये आपको बताना है। चार यहाँ पर आप लोगों के कुछ विचार जो कि हैं यह दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार है जो कि गांधी जी का नहीं था? चलिए आंसर कीजिएगा सभी। देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। नॉन वॉयलेंट इकोनॉमी यानी कि अहिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, ठीक है, या फिर मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, या फिर गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। चलिए बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली देखो क्या होता है कि ये अच्छी बात है कि हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, मशीन का ज्यादातर यूज कर रहे हैं, लेकिन मशीन्स जो है वो लोगों के रोजगार को खत्म भी कर रही हैं। जहां एक काम को करने में 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब वहां पर एक मशीन उस काम को कर सकती है और एक पर्सन उस मशीन के साथ में डील कर सकता है, यानी कि उसको चला सकता है। तो कहीं ना कहीं मशीन्स जो की है ये लोगों के रोजगार को खा रही हैं। ठीक है, तो ये इनके इकोनॉमी आइडिया में से एक नहीं था गांधी जी की। भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए फटाफट से। आज की ये स्पेशल मैराथन क्लास है, तो मैराथन क्लास से आप लोगों को जुड़े रहना है। चलिए बिल्कुल राधा कृष्ण, चलिए फटाफट से बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक जो कि राज्य है ये कौन सा है? ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या आपका आंसर जाएगा। चलिए देखिएगा, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु राज्य जो कि है यह भारत में फूलों के प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट नंबर पर है, जो कि सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादन कर रहा है। वैसे तो भारत के सदर्न एरिया में यानी कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ ही अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जैसे कि सुगर केन है यानी कि गन्ना है। क्या हो जाएगा? गन्ना है, गन्ने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यह कर रहा है। इसके साथ ही वीट यानी कि गेहूं का भी यह सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है ईटीसी। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। केरल की बात कर लेते हैं तो रबड़ का यह सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही इसकी अगर बात कर लेते हैं तो स्पाइस यानी कि मसालों का, ठीक है, क्या हो जाएगा? मसालों का भी यह सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और इसके साथ ही कोकोनट के प्रोडक्शन के मामले में तमिलनाडु और केरल राज्य जो कि हैं यह भी बराबर के ही कॉम्पिटिटर के रूप में यहाँ पर रखते हैं। और अगर हम महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो कॉटन मिल रखने के मामले में यह भारत के राज्यों में फर्स्ट नंबर पर है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निराश्रित विधवा पेंशन योजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2023 से 24 में कितनी राशि आवंटित की गई है? चलिए इस योजना के लिए कितना बजट रखा गया है ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। आंसर कीजिएगा। ये योजना कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और इस बार 2023 से 24 के लिए इसमें जो बजट रखा गया था इस स्कीम के लिए यह 4032 करोड़ रुपए का रखा गया था। ठीक है, चलिए हाँ वर्ल्ड में बिल्कुल सही बात है। चलिए वर्ल्ड में राधा कृष्ण जो की है शिवम 2 घंटे की स्पेशल क्लास रहेगी, तो आप लोगों को क्लास से जुड़े रहना है। ठीक है, बाकी हाँ डेली की जो अपनी क्लास की टाइमिंग रहती है वो डेली अपनी रहेगी सुबह 11 बजे ही। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि एसएससी जीडी का आपका जो योद्धा बैच है यह स्टार्ट हो चुका है। सो आप लोग अनअकैडमी पर प्लस क्लास में जाकर के मेरे कोड को यूज करते हुए जो कि है SOTY कोड को यूज करते हुए अपने योद्धा फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए भारतीय संविधान का 91 यानी कि 91 नंबर का जो कि संशोधन प्रावधान है यह किस से संबंधित यहाँ पर रहा है? चलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई यह 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और इसके अंदर क्या कहा गया था कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं
क्या हो जाएगा कि भाई लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसका 15% ही यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होगा। क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद में रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि भाई इस संशोधन के माध्यम से मंत्री परिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए सो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पे जाएगा। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करके यहाँ पे बताएंगे क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, फटाफट से बताइए। ओके बिल्कुल अजय आप कर सकते हैं क्लासेस के साथ में। चलिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल है कौन कौन, बताइएगा। नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये आप लोगों को आंसर करके बताना है। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसके गठन के लिए जो कि अधिनियम लाया गया था यह 1992 धारा 3 के खंड 2 के तहत में इसका गठन किया जाता है, जिसमें कि एक तो अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और इसके अंदर 5 सदस्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। याद रखिएगा, एक इसमें चेयरमैन होते हैं, एक इसमें वाइस चेयरमैन होते हैं और 5 इसमें अदर मेंबर्स होते हैं। तो क्या रहेगा? बी ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में सशस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। किस वर्ष में भारत में सशस्त्र अधिनियम जो कि है यह पारित किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई इलीगल तरीके से, यानी कि जिसके पास की लाइसेंस नहीं है, जो कि लाइसेंस के लिए भी बहुत सारे प्रावधान होते हैं लेने के लिए, तो वह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। ठीक है, और ये कब आया था? तो यह 1959 में आया था। कब आया था? 1959 में यह आया था। क्लियर है? तो क्या रहेगा? सी ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पे जाएगा। चलिए फिर आगे आ जाते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? बताइए क्या रहेगा। ये जो रिपोर्ट है ये 2022 के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पर आंकड़े रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसे 2023 में पब्लिश किया गया है। 2023 में इसे पब्लिश किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा राज्य है। चलिए, नहीं, इसमें फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य इसमें फर्स्ट नंबर पर है। और अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड पर है यहाँ पर तमिलनाडु राज्य। तेलंगाना की बात करेंगे तो यह है थर्ड नंबर पर। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर बिग स्टेट्स की बात की गई है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के आधार पर, ना कि एरिया वाइज। ठीक है, और इसमें ही अगर मैं सबसे लास्ट की बात करूं कि भाई सबसे लास्ट में वह कौन सा राज्य है जहां पर कि न्याय प्रदान करने में बहुत समय लग जाता है या फिर शायद सालों लग जाते हैं, तो ये भाई हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं एक सही जजमेंट लेने में और वह कोर्ट के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। तो वो ये ना कि तारीख पर तारीख, तो उत्तर प्रदेश राज्य है। द नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे? बताइएगा। नीलम संजीव रेड्डी यह सबसे पहले एक निर्विरोध होता है, यानी कि जिसका विरोध ना किया होगा, लाइक अपोजिशन में कोई ना हो, निर्विरोध। यह देश के सबसे पहले क्या हो जाएगा? यह देश के सबसे पहले निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, जिसका विरोध ना किया गया हो, जिसके अगेंस्ट में कोई ना हो, ठीक है, वो होता है निर्विरोध। तो यह देश के सबसे पहले निर्विरोध राष्ट्रपति यहाँ पर रहे हैं, जो कि देश के 6th नंबर के यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे। और कब से कब तक यह रहे हैं? तो भाई 21 जुलाई, जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 21 जुलाई 1977 से लेकर के यह यहाँ पर 25 जुलाई 1977 तक यह रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, इसके साथ ही इनके बारे में ये भी याद रखिएगा
कि आंध्र प्रदेश राज्य जो कि भारत का सबसे पहला राज्य था, जिसका इसकी भाषा के आधार पर फॉर्मेशन किया गया था। इसकी भाषा कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु लैंग्वेज है। तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड इसके सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं यह नीलम संजीव रेड्डी ही रहे हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए द नेक्स्ट आगे आ जाते हैं यहाँ पर। और एक बात और, हमारे देश के यह सेकंड नंबर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। सेकंड नंबर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। ये भी 64 इयर्स की एज में ही यहाँ पर बने थे, जिसमें कि कुछ मंथ मतलब कुछ डेज जो कि हैं इनके ओवर हो गए थे 64 इयर्स की एज में। बट अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बात करूं यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो सेकंड नंबर के हैं। अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो देश की सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, सो कौन रही हैं बताएंगे? अगर मैं आपसे अभी पूछती हूं कि भाई आप लोग जरा मुझे ये बताइए कि देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? आप लोग सुनते नहीं है, ये बताओ दिक्कत क्या है? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है पंडित सोनी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आपने क्वेश्चन को सुना भी और ध्यान से आंसर किया। बेटा प्रतिभा पाटिल देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग मुझे ये बताइए कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस ही पर ही नहीं, जो आपसे टीचर कुछ पूछ रहा हो, डिस्कस कर रहा हो, उस पर भी ध्यान दिया करो। क्लास लेने का फायदा तभी होता है जब आप टीचर्स की बातों पर भी ध्यान देते हो। चले इसमें याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, जो कि इनकी जून में ही 64 इयर्स की एज कंप्लीट हुई थी। जून 2022 में ही इनकी 64 इयर्स की एज जो है ये कंप्लीट हुई थी और जुलाई से ही इन्होंने अपना टर्म यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था एज अ प्रेसिडेंट। देश की सेकंड नंबर की यह है महिला राष्ट्रपति हैं और सबसे पहले आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डैश के दशक में हुई थी। तो किसके दशक में? 1960s के दशक में। एक्चुअली ईयर अगर मैं आपको बताऊं तो 1966 से 67 में भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन को शुरू किया गया था और इसके फादर के रूप में आप जानते ही हैं MS स्वामीनाथन को यहाँ पर जाना जाता है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में। बट अगर मैं इन दी वर्ल्ड की बात करूं कि विश्व में किसको जाना जाता है, सो यह है नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिनको जाना जाता है वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक के रूप में, ठीक है। क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा जी, बिल्कुल सोनो 15th नंबर की हैं, ठीक है, और शेयर भी करना है आप लोगों को। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य है, जो कि सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन कर रहा है? आंसर कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए जरा। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूध के उत्पादन में कौन सा राज्य है जो कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ गया है? लास्ट टाइम 2022 के आंकड़ों के अनुसार, आंकड़े होते हैं जो कि मतलब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, इंग्लिश मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा, तो इनके अनुसार राजस्थान राज्य जो है ये फर्स्ट पर है, ठीक है। राजस्थान राज्य है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। वहीं सेकंड नंबर पर इसने कर दिया है उत्तर प्रदेश राज्य को और थर्ड नंबर पर है यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। चलिए इसके साथ ही फोर्थ नंबर पर भी याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को ऑर्डर में लगाने के लिए दे दिया जाता है, तो उस समय पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए राज्यों के बारे में। और ये है आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश है। चलिए क्लियर है? किसी को कोई डाउट? भाई बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? बाकी मिल्क की बात कर लेते हैं। तो भारत में, हाँ स्पॉट आप ही जाते हो क्या ऊंट का दूध निकालने के लिए? एक्सपीरियंस है? चलिए इसमें जरा देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम मिल्क की बात कर लेते हैं तो भारत में मिल्क के प्रोडक्शन के लिए भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन को यहाँ पर शुरू किया गया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन को शुरू किया गया था, जिसे कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। और किसने शुरू किया था इसे? वर्गीस कुरियन ने, वर्गीस कुरियन ने, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पे द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा। बातें ऐसी रहेंगी, याद कुछ होता नहीं है आप लोगों से।
यार बात तो मैं परदादा जी को भी फेल कर दोगे। आगे जाएंगे अगले क्वेश्चन पर, आंसर कीजिएगा फटाफट से। क्या हो जाएगा? उबेर कप एवं थॉमस कप किससे संबंधित है? आंसर कीजिए। इन दोनों का जो कि आयोजन है यह एक समय पर ही किया जाता है। क्या हो जाएगा? एक समय पर ही किया जाता है, लेकिन एक मेंस में एंड एक वीमेंस में यहाँ पर खेला जाता है। क्या हो जाएगा कि भाई एक तो मेंस में खेला जाता है, एक विमेंस में यहाँ पर खेला जाता है। लास्ट टाइम 2022 की अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, 2022 की अगर बात करें, एसएससी देखो 2023 का पेपर है तो 2022 के बारे में भी पूछता ही है। चलिए मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। चलिए तो इसमें ध्यान रखिएगा कि लास्ट टाइम जब 2022 में हुआ था तो जो थॉमस कप है, जो कि थॉमस कप है, इसे जीता था इंडिया ने, और सबसे पहली बार हमने जीता था। भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके, भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस कप जीता था, और सबसे पहली बार हमने थॉमस कप को यहाँ पर जीता था। वहीं अगर हम उबेर कप की बात कर ले 2022 के बारे में, तो इसे जीता था साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने जीता था, और साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके इसे जीता था। ये खेला जाता है वीमेंस में, ठीक है, एंड ये खेला जाता है मेंस में। क्या हो जाएगा? यह मेंस में खेला जाता है। दोनों ही किससे संबंधित है? ये दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है चीजें? क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पे जाएगा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? ये आपको आंसर करके बताना है। आंसर कीजिएगा सभी। यदि हम देवधर ट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो भाई यह किस खेल से यहाँ पर संबंधित है, ये आप लोगों को आंसर करते हुए यहाँ पर बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? चलिए अच्छा गोविंद, पता नहीं, मुझे तो अभी आपको देखा है मैंने तो। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसमें याद रखिएगा कि यह क्रिकेट से रिलेटेड है, जो कि भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट में यह खेली जाती है। इसके साथ ही रणजी ट्रॉफी भी खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी ये भी आपकी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बोस ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। इसके साथ है ईरानी कप। ईरानी कप ये भी आपका क्रिकेट से ही रिलेटेड है। ठीक है, मर्चेंट कप हुआ। क्या हो जाएगा? मर्चेंट कप। मर्चेंट कप हुआ, यह भी क्रिकेट से ही यहाँ पर संबंधित है। इसके साथ ही विजडन कप, विजडन कप ये भी क्रिकेट से ही यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें याद रखिएगा कि इसमें एक है टाइटन, टाइटन कप, ये भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। ईटीसी ये सभी के सभी जो टूर्नामेंट्स हैं, ये सभी के सभी क्रिकेट में ही यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। द नेक्स्ट है ब्रिस्बेन स्टेडियम, जो कि है यह कहाँ पर है? आंसर कीजिएगा। ब्रिस्बेन स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर है? इसकी लोकेशन आप लोगों को बताना है कहाँ पर है। जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी के सभी। क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? चलिए फटाफट से चलिए बताएंगे। ब्रिस्बेन स्टेडियम की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके साथ ही मुंबई में वानखेड़ा स्टेडियम भी है। वानखेड़ा स्टेडियम, वानखेड़ा स्टेडियम की बात की जाए तो यहीं पर ही बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई का यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही कुछ अदर स्टेडियम की बात कर ले हम लोग भारत में, जैसे कि भारत में अगर मैं ग्रीन स्टेडियम की बात करूं, ग्रीन स्टेडियम ये कहां पर है? तो यह है कानपुर में। क्या हो जाएगा? यह कहां पर है? तो यह है कानपुर में। बाराबती स्टेडियम की बात की जाए, बाराबती, बाराबती स्टेडियम की अगर बात की जाए कहां पर है? तो यह है कटक में। क्या हो जाएगा? यह है कटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी जो स्टेडियम है यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि कहां पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है, भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टेडियम है। इसके साथ ही यहाँ पर याद रखिएगा मानसिंह स्टेडियम, मानसिंह स्टेडियम ये कहां पर है? तो यह है जयपुर में। भारत में दूसरी क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टेडियम। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर ईडन गार्डन, ईडन गार्डन एकमात्र ऐसी स्टेडियम है जिसका जो नाम है यह है एक गार्डन के नाम पर है। ये कहां पर है? तो यह है कोलकाता में। क्या हो जाएगा? कहां पर है? सो यह है कोलकाता में। इसके साथ ही यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के बारे में भी याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री स्टेडियम के बारे में भी याद रखना। यह कहां पर है? हैदराबाद में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैदराबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर?
किसको जाना जाता है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। किसको जाना जाता है, आंसर कीजिए। और क्लास को भी लाइक करते हुए चलिएगा फटाफट से, सभी के सभी जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। चलिए 400 तक क्लास में आप लोगों को 400 से प्लस क्लास में आपको लाइक पहुंचाने हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, कच्छ की अगर बात करें तो यहाँ की जो लवणता है, लवणता एरिया जो है वो यहाँ का व्हाइट कलर का है। कैसा है, व्हाइट कलर में है, इसीलिए इसे सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही जैसे कि मैं अगर जैसलमेर की बात करूं, यहाँ पर बाड़मेर की बात करूं और यहाँ पर बीकानेर की बात करूं, तो इनका जो एरिया है ये आ जाता है थार डेजर्ट में। क्या हो जाएगा, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की बात कर लेते हैं तो यह पाकिस्तान एंड इंडिया में इसका एरिया फैला हुआ है। इसका 80% जो एरिया है यह भारत में ही है। और भारत में भी अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा एरिया इसका राजस्थान में ही फैला हुआ है। ठीक है, भारत के सबसे सूखे डेजर्ट के लिए भी जाना जाता है थार डेजर्ट। वैसे तो भारत में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है यह लद्दाख डेजर्ट है, बट वह एक ठंडा डेजर्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया। कांडला पोर्ट की अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहला पोर्ट था जिसे कि विकसित किया गया था, यानी कि यहाँ पर डेवलप किया गया था। डेवलप किया जाने वाला भारत में सबसे पहला कांडला पोर्ट ही था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट अभी इसका जो नाम है वह चेंज कर दिया गया है और अब इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्या रहेगा, ए ऑप्शन सही आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, स्लो शो, बिल्कुल श्रवण आपके आंसर शो हो रहे हैं। सुभाष हुआ है वो कैंसिल हो गया है, ये बता दो मैम। एएलपी सुभाष, इसके बारे में वैसे मैंने कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं क्लियरली इसके बारे में बता नहीं सकती। ओके रिया, चलिए बाकी सभी जल्दी से आंसर कीजिएगा। नवंबर 2022 में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। भाई किसको नियुक्त किया गया है, चलिए बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, गौरव द्विवेदी। चलिए सभी का आंसर गलत है, मतलब जैसे ही एक ने कोई भी आंसर टिक कर दिया सभी के सभी भेड़ चाल में उसके पीछे ही चल लेते हैं। यहाँ पे गौरव द्विवेदी है। बाकी याद रखिएगा, प्रसार भारती के अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है तो 1997 में। क्या हो जाएगा, 1997 में इसका फॉर्मेशन किया गया है। आरबीआई के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशो में वृद्धि की घोषणा का क्या अर्थ है। अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि भाई आरबीआई ने अनाउंस किया है कि कैश रिजर्व रेशो में हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका जो मतलब होता है वह क्या होता है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करके आपको यहाँ पर बताना है क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, बताइए। चलिए जल्दी से, क्या इसका आंसर भाई यहाँ पे हमारा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है फटाफट से। चलिए बिल्कुल इसमें बात कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए जो धन है यह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर सीईआर की रेशो यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, इट मींस कि जो वाणिज्य बैंक है, जो कि कॉमर्शियल बैंक है, अब इनके पास लैंड यानी कि ऋण देने के लिए, उधार देने के लिए क्या हो जाएगी, मनी की कम जरूरत यहाँ पर रहेगी, मतलब कम पैसे यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अक्सर आप लोगों से सीआरआर है तो ये पूछा जाता है कि करंट टाइम में इसका रेट क्या है। चलिए ट्राई कीजिएगा जल्दी से बताने के लिए कि करंट टाइम में इनका जो रेट है यह है क्या है, फटाफट से। रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ये भी प्रेजेंट टाइम में बताएंगे इनका रेट कितना है, जल्दी से। चलिए सो क्या हो जाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में 4.5% है और एसएलआर की बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में कितना है, यह है आपका कितना है भाई यहाँ पर, तो यह है यहाँ पर 18%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके साथ ही एमएसएफ के बारे में भी यहाँ पर याद रखिएगा और साथ ही बेस रेट के बारे में भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। बेस रेट की बात करेंगे
तो बेस रेट 8.75% से लेकर के 10% तक है बेस रेट, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे एमएसएफ की बात कर लेते हैं, ये है प्रेजेंट टाइम में 6.75% है। ट्रिपल आर यानी कि रिवर्स रेपो रेट की बात कर लेते हैं, कितना है 3.35% है करंट टाइम में, और अगर रेपो रेट की बात करते हैं तो 6.5%, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई बैंकों को, जब आरबीआई यहाँ पर क्या बैंकों को यहाँ पर लोन दे रहा है, पैसे दे रहा है, और जब आरबीआई खुद इनसे ले रहा है बैंक से, तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आंसर करने के लिए यहाँ पे आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्या आपका आंसर यहाँ पर रहेगा फटाफट से। चलिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन से संबंधित है, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। चलिए चलिए, बिल्कुल सही 3.35% है। चलिए चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा बताएंगे फटाफट से आप सभी के सभी। चलिए देखो, जनरली अगर हम यहाँ पर सेशंस की सत्र की बात करते हैं तो 3 तरह के सत्र होते हैं। कितने होते हैं, 3 तरह के सत्र का आयोजन किया जाता है सेशन का। कौन कौन से सेशन होते हैं, एक तो होता है बजट सेशन, बजट क्या होता है, एक तो होता है बजट सेशन। बजट सेशन जो कि होता है यह फैब से मई के महीने में होता है। कब होता है, फैब से मई के महीने में। फिर होता है मॉनसून सत्र, दूसरा क्या होता है यहाँ पर मॉनसून सत्र होता है। ये सत्र कब होता है, तो ये सत्र होता है बजट सेशन के बाद, यानी कि यहाँ पर जुलाई से सितंबर के समय का होता है। थर्ड आ जाता है शीतकालीन सत्र, क्या हो जाएगा थर्ड कौन सा होता है, ये होता है विंटर सेशन, यानी कि शीतकालीन, इट मींस विंटर सेशन, क्या हो जाएगा विंटर सेशन। इसका जो समय होता है यह नवंबर से दिसंबर का समय यहाँ पर रहता है। ये तीनों सेशन के बारे में याद रखिएगा। और आर्टिकल 85 जो है ये रिलेटेड है किससे, सेशन यहाँ पे प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट से यहाँ पर रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा 85। बाकी इन सभी सेशंस के बारे में भी याद रखिएगा। 3 प्रकार के सेशन यहाँ पर रहते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में बिशप का प्रयोग किया जाता है, आंसर कीजिएगा। बिशप शब्द का जो कि प्रयोग है यह किस में किया जाता है, बताइए। बिशप शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, तो शतरंज में किया जाता है। शतरंज की बात कर लेते हैं तो इसमें एक वर्ड है जो कि चेकमेट, क्या हो जाएगा चेकमेट वर्ड भी इसमें ही यूज किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में आर प्रज्ञानंदा और उनकी बहन वैशाली, ये दोनों वर्ल्ड में सबसे पहले भाई बहन की जोड़ी बन गई है जिन्होंने की ग्रैंड मास्टर की प्रतियोगिता को भारत में जीत लिया है, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट कि भाई इथेनॉल का रासायनिक यानी कि कंपाउंड फॉर्मूला जो कि है इथेनॉल का यह क्या होता है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। इथेनॉल की बात कर लेते हैं तो जनरली इथेनॉल का जो कि उत्पादन है यानी कि प्रोडक्शन है वो किससे किया जाता है, वो उनसे किया जाता है जिसमें स्टार्च की जो मात्रा है, स्टार्च की मात्रा जिनमें अधिक होती है उससे इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि गन्ना हुआ, मक्का हुआ, यानी कि जैसे कि सुगर केन हुआ, इससे किया जाता है, गन्ने से किया जाता है, और गन्ने से किया जाता है। जैसे कि मक्का हुआ, मक्का से किया जाता है, और इसको इंग्लिश में मेज कहा जाता है। और जैसे कि गेहूं हुआ, गेहूं से किया जाता है आदि, यानी कि वीट से। इन सभी से जिनमें स्टार्च की मात्रा अधिक हो उससे इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। और इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे CH3CH2OH, जो कि आप लोगों को यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इलायची पहाड़ियों के पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में स्थित है, आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपका आंसर जो कि है यह है हमारा जाएगा, बताएंगे फटाफट से क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे। चलिए सभी के सभी सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, है ना। और आज शाम तक आप लोगों को क्लास से यहाँ पे बने रहना है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा हमारा आंसर। जी, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इलायची पहाड़ियों के
पहाड़ी क्षेत्र के बीच में यहाँ पर आता है, तो यह है पेरियार। पेरियार की बात कर लेते हैं, यह है पेरियार नदी के किनारे पर यह स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर आ जाती है, केरल राज्य में आ जाती है। और कार्डिमम हिल्स आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, यह आपको मिलती है केरल राज्य में देखने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही पेरियार की अगर बात की जाए तो ये आपको यहाँ पर टाइगर रिजर्व, यह एक टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, साथ ही यह एलिफेंट रिजर्व के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। कौन सा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि 1950 में 1950 में इसे एज अ सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया था, ठीक है। एंड 1978 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अक्टूबर 2022 में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, बताइए, जिसने कि भारत में तेल की आपूर्ति सबसे ज्यादा की है। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बताएंगे क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, यह कौन सा देश है, सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरब तो है ही जो कि भारत को सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति कर रहा था, तो ये अब सेकंड नंबर पर आ गया है, क्या हो जाएगा, ये आ गया है सेकंड नंबर पर। वहीं अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड पर है इराक एंड फर्स्ट नंबर पर आ गया है रशिया, क्या हो जाएगा, रशिया। क्लियर है, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पे जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एंजेल फॉल्स है, यह कहां पर स्थित है, आंसर कीजिएगा। इसकी अगर हाइट की बात की जाए, इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई से गिरता है, तो इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पर 9 और 7 मीटर, 2 9 है, बीच वाले 9 में से 2 माइनस कर दो, 7 आ जाएगा, तो 979 मीटर जो कि है इसकी ऊंचाई है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, इस वाटरफॉल की बात करें तो इसे सबसे गहरी जगह का झरना यानी कि फॉल भी कहा जाता है, ठीक है, एंजेल फॉल को। इसकी लोकेशन कहां पर आ जाती है, सो वेनेजुएला में इसकी लोकेशन आ जाती है, यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इसकी लोकेशन यहाँ पर आ जाती है, ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, चलिए फिर आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अच्छा, भारत के बारे में और याद रखिएगा कि अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो ये कौन सा है, बताओगे आप लोग, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। चलिए देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, कंपटीशन है आप लोगों के लिए, आंसर कीजिए। गेरसप्पा फॉल, ओके, जोग, ओके। सिर्फ आपको एक कॉमन वर्ड दिया गया है कि आपको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है, तो आप क्या आंसर करोगे, आपसे नहीं कहा गया कि किस तरह के वाटरफॉल की बात की जा रही है, आपसे कहा गया है सिर्फ वाटरफॉल, तो सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है भारत का, सो कौन सा है यहाँ पर, कुच्चीकल वाटरफॉल, ये जोग वाटरफॉल से भी ऊंचा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जोग यानी कि गैरसप्पा वाटरफॉल से भी ये ऊंचा है, ये बात याद रखिएगा, जो कि कर्नाटक में, वैसे तो दोनों ही कर्नाटक में बनते हैं, जोग वाटरफॉल भी और ये भी, लेकिन जब सिर्फ सबसे ऊंचे की बात की जाए तो जोग वाटरफॉल से भी ज्यादा ऊंचाई है कुच्चीकल वाटरफॉल की। द नेक्स्ट है क्वेश्चन पर, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन प्रभावित होता है, बताइए। केमिकल रिएक्शन में इनमें से सबसे मतलब मैं कहूंगी सबसे तेजी के साथ में जो कि है, कौन यहाँ पर प्रभावित होता है, ये आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा। कुचिपुड़ी, चलिए जी, लेकिन मैंने सबसे ऊंचा कहा था स्पॉट, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। चलिए क्या हो जाएगा, सो यह है इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या रहेगा, अगर हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अवधि अधिकतम सदस्यता संख्या 250 को निर्धारित करता है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, 250 को यहाँ पर निर्धारित करता है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है, फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए चलिए बताइए जल्दी से क्या आपका आंसर यहाँ पर जाएगा, चलिए
क्या हमारा जो कि आंसर है भाई यहाँ पर यह रहेगा? चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्या रहेगा, तो ये है यहाँ पर क्या आपका, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो कि 80 आर्टिकल है, आर्टिकल 80, यह राज्यसभा के ही सदस्यों की संख्या से यहाँ पर संबंधित है। राज्यसभा के फॉर्मेशन की बात की जाए तो अप्रैल 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, 1950 में, ठीक है। इसके साथ ही राज्यसभा की अगर हम टर्म की बात करें तो इसका कोई भी फिक्स यहाँ पर कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो कि मेंबर्स अपॉइंट होते हैं ये 6 साल के लिए होते हैं, 6 साल के लिए होते हैं। बाकी एवरी 2 ईयर में, यानी कि हर 2 साल के अंदर यहाँ के 1/3 जो मेंबर्स हैं यह रिटायर होते हैं अपने पद से, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिटायर होते हैं अपने पद से, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही राज्यसभा में टोटल मेंबर आप देख ही चुके हैं कितने होते हैं, 250 होते हैं। 250 में से जो 12 होते हैं यह नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि किन फील्ड से आते हैं, जो आते हैं सोशल वर्क, साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। बाकी के बच जाते हैं 238 जो कि है यह स्टेट से आते हैं और यह यूनियन टेरिटरी से आते हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 245 है, जिसमें कि 233 जो कि है ये तो स्टेट से हैं इसके अंदर, बाकी के यहाँ पर जो 2 हैं यह दिल्ली और क्या हो जाएगा, पुडुचेरी से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी 12 जो अदर की संख्या यहाँ पर बचती है वह राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट यहाँ पर किए जाते हैं। और एक बात और कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनना है, यहाँ पर क्या बनना है, अगर मेंबर बनना है किसी व्यक्ति तो उसकी जो एज है यह 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के जो सभापति हैं ये कौन होते हैं, देश के वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में जगदीप धनखड़ हैं, जो कि पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में किस देश ने सर्वोच्च रैंकिंग यहाँ पर हासिल की है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या हो जाएगा बताइए, क्या आपका आंसर जो कि है यहाँ पर किया जाएगा, बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि है यह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट को जो कि डिजाइन किया गया था यह 1990 में पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे जिन्हें की डेवलपमेंट के फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, तो उनके द्वारा इस रैंक को डिजाइन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बार 1990 में किया गया था इसे, एंड 2010 से इसे हर वर्ष ही यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर तो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब हम भारत की भी बात करेंगे कि हमारा देश कौन सी रैंक पर है। चलिए तो मैं देखती हूँ कि किसने आंसर किया है भारत के लिए, हमारा देश कौन सी रैंक पर है, बताइए जरा, हमारा देश कौन सी रैंक पर है। तो इसमें याद रखिएगा कि हमारा देश इसमें 132वें रैंक पर है आउट ऑफ 191 कंट्रीज में, यानी कि 191 देशों में भारत की जो रैंक है यह 132 है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, भाई आंसर कीजिएगा सभी। चलिए रीमा ट्राई कीजिएगा सही आंसर करने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन में आंसर करके बताएंगे द नेक्स्ट आगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का जो कि सूर्य मंदिर है यह जनरली और किस नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को आंसर करते हुए बताना है, बताइएगा। इसकी बात कर लेते हैं, सूर्य मंदिर यानी कि यह सूर्य देवता को समर्पित है, और इसकी बात करेंगे तो 13th सेंचुरी के दौरान इसे नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था, जो कि गंग डायनेस्टी से यहाँ पर संबंधित रहे हैं, ठीक है। ये बात इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, गंग डायनेस्टी से यहाँ पर संबंधित रहे हैं, याद रखिएगा। इसके साथ ही आपको जो ये सन टेम्पल है इसमें 12 जोड़ी यानी कि 12 पेयर आपको जो व्हील्स हैं यानी कि पहिए हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ ही इसमें 7 घोड़े इस मंदिर को आपको खींचते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। इसे भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है, जो कि 1984 में भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही फर्स्ट टेम्पल है इन इंडिया
जो कि सोलर एनर्जी पर बेस्ड है, यानी कि सोलर एनर्जी से यह संचालित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जब आप यहाँ पर 10 रुपए का नोट देखेंगे तो इस पर आपको कोणार्क मंदिर की ही फोटो देखने के लिए मिलेगी। और इसे किस नाम से, तो भाई इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। वहीं व्हाइट पगोड़ा के बारे में याद रखिएगा, व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है जगन्नाथ मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर को जाना जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ना ओडिशा में, दोनों मंदिरों की ही लोकेशन कहां पर है, ओडिशा राज्य में है। ठीक है, गोल्डन पैगोडा की बात कर लेते हैं तो गोल्डन पैगोडा जाना जाता है म्यांमार देश को, म्यांमार देश को गोल्डन पैगोडा के नाम से या गोल्डन लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आंसर कीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, सो क्वेश्चन है कि भाई किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूनाइटेड किंगडम टुगेदर 2022 अ सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया गया था। सो भाई यह कौन से व्यक्तित्व है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। कौन है, दीपिका पादुकोण है। ओके, अच्छा शिवम, चलिए। नहीं, मैं कोणार्क मंदिर अभी नहीं गई हूँ, चलिए अभी ओडिशा ही नहीं गई हूँ एक बार भी। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ए आर रहमान के बारे में आप सभी जानते हैं, म्यूजिशियन है, सिंगर भी है, और जो कि म्यूजिक कंपोजर होते हैं, जो कि सॉन्ग्स में म्यूजिक देते हैं, उसके लिए भी जाने जाते हैं। और इनका जो कि मिलेनियम स्लैम डॉग जो मूवी थी उसमें एक गाना था जय हो, ये गाना था ना जय हो, ये वर्ड बाल्की, तो इस गाने के म्यूजिक कंपोजर के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। इवन इस गाने की लिरिक्स लिखने के लिए गुलजार साहब को भी ऑस्कर मिला था। और इसमें साउंड मिक्सिंग के लिए जो कि रेसुगल पोटटी है, उनको भी ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो इस एक गाने के लिए 3 लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अभी लास्ट टाइम अगर मैं ऑस्कर अवार्ड की बात करूं तो अभी जो 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिले हैं उसमें नाटू नाटू सॉन्ग, याद है नाटू नाटू सॉन्ग, इस मूवी का नाम मैं भूल गई, इस मूवी का नाम क्या था, क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर। तो नाटू नाटू सॉन्ग को एज अ ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर मिल चुका है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। एंड एलिफेंट विस्पर्स एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, उसे भी अपनी कैटेगरी में ऑस्कर मिल चुका है। ट्रिपल आर, हाँ ट्रिपल आर मूवी का, इसका नाम मूवी का इतना आसान था भूल गई थी, ट्रिपल आर मूवी का यह सॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, आंसर कीजिएगा सभी। चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी जी। एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस है, तो इसको भी बेस्ट मूवी की कैटेगरी में ऑस्कर मिल चुका है। चलिए जल्दी से आंसर करते जाइएगा, और सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई सभी के सभी लाइक करिएगा। चलिए सो क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए बताएंगे क्या आपका आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा। चलिए 29 जुलाई को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। इसके मनाए जाने की शुरुआत यानी कि फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो यह 2010 में मनाया गया था, जो कि रशिया में इसका आयोजन किया गया था। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं टाइगर्स की बात करूं, टाइगर्स की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में भारत में 3167 टाइगर्स की संख्या है भारत में, और फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा जो टाइगर की संख्या है कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कोई बताएगा कितने हैं, बताइए जरा, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं, आंसर कीजिए जल्दी से। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या कर्नाटक राज्य में है, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या उत्तराखंड राज्य में है। ये बात याद रखिएगा। वर्ल्ड में अगर हम टाइगर्स की पॉपुलेशन की बात करें, यानी कि इनकी संख्याओं की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या 80% संख्या भारत में ही है। कहां पर है, भारत में ही है। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा आपको टाइगर्स देखने के लिए मिलेंगे रशिया में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टाइगर्स आपको रशिया में देखने के लिए मिलेंगे।
30 को नहीं मनाया जाता है। शिवानी आंसर चेक करो, 30 को नहीं मनाया जाता है। टाइगर्स की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश राज्य में? इसका ना आप लोग मुझे चेक करके आंसर बताना, ठीक है। बाकी भारत में सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो कि बनाया गया था, ये बनाया गया था जिम कॉर्बेट को बनाया गया था। इसे बनाया गया था 1973 में। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर श्रवण बहुत सही, 785 है प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में। द नेक्स्ट है मध्य प्रदेश को ही एज अ टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश राज्य को। द नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए, किसका उपयोग किया जाता है? सो बिल्कुल सही बात है, किसका उपयोग किया जाता है भाई? प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। क्या रहेगा हमारा आंसर? बी ऑप्शन यानी कि प्रोटीन। द नेक्स्ट विश्व संस्कृत दिवस हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने के डैश को मनाया जाता है। श्रावण महीने की किस तिथि को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, बताइए। संस्कृत दिवस, चलिए, भारत की सबसे पुरानी भाषा जो कि है यह संस्कृत ही रही है, जो कि इंडो यूरोपियन की भाषा मानी जाती है संस्कृत। और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो द्रविड़ भाषा एक से ज्यादा भाषाओं का ग्रुप है, बल्कि द्रविड़ भाषा में जो तमिल भाषा है उसको सबसे पुरानी, मतलब वो सबसे पुरानी भाषा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, क्या हो जाएगा कि भाई श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। तिथि के अनुसार मनाया जाता है, ना कि कैलेंडर के अनुसार। श्योर वो डिपेंड करता है ब्रोकन आपकी एज के ऊपर एंड आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 10th से, बल्कि आज के टाइम में तो 10th 11 से ही बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एज बहुत ही कम मांगी जाती है। डोंगरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? डोंगरी उत्सव भारत के किस राज्य में यह मनाया जाता है? ये आप लोगों को आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। डोंगरी उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। जनरली इसका जो आयोजन है यह 14 से 16 मई के बीच में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में जो कि डोंगरी उत्सव है, इसे गोपा उत्सव के नाम से जाना जाता है। गोपा उत्सव के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में फूलदेई उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। असम की बात कर लेते हैं। असम में कौन सा? असम में जो कि ब्रह्मपुत्र उत्सव है यह भी मनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ का सबसे पॉपुलर है बिहू फेस्टिवल, जो कि एक साल में 3 बार मनाया जाता है। द नेक्स्ट है कि भाई गोविंद रनाडे ने डैश की स्थापना की थी। इनमें से किसकी स्थापना गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या हो जाएगा। चलिए, गोविंद रनाडे के द्वारा जो कि 1867 में फॉर्मेशन किया गया था, यह किसका किया गया था? आंसर कीजिए, बताइए किसका फॉर्मेशन किया गया था। क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज का। क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज का फॉर्मेशन किया गया था। आर्य समाज की बात कर लेते हैं। आर्य समाज का फॉर्मेशन 1875 में किया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया है। क्लियर है? ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह 1828 में की गई है। एंड 1828 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। चलिए अब आ जाते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर। क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लेते हैं। 1882 में क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो की है 1882 में अडियार में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। अडियार में इसका मुख्यालय यहाँ पर बना था, जहां पर कि इसकी स्थापना की गई थी। और मैडम व्लादिवोस्तोक जो की है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भारत में। एनी बेसेंट के द्वारा नहीं, व्लादिवोस्तोक जो कि एक मैडम रही हैं फोन की, तो उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे बताएंगे सभी
कि भाई भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो कि है पट्टादकल स्मारकों का समूह किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलता है, बताइए। आंसर कीजिएगा। व्लादिवोस्तोक, हाँ बिल्कुल। चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी, और क्लास को भी सभी के सभी लाइक कर दीजिएगा भाई, जिन्होंने कि अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तमिलनाडु राज्य में नहीं है, बल्कि इनकी जो लोकेशन है पट्टादकल स्मारक की, यह कर्नाटक में है। आप लोग मुझे सच में बताओ, आप लोग पढ़ते नहीं हो? हाँ, और शर्मा जितने तुम्हारे पर तो जितने भी चांटे लगे ना, उतने चांटे कम है। चलिए याद रखिएगा कहां पर है पट्टादकल की, अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 से 8वीं शताब्दी के दौरान, यानी कि सेंचुरी के दौरान इनके कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर किया गया था, जो कि यह चालुक्य वंश के दौरान बनाए गए थे, चालुक्य वंश के दौरान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर फिर आंसर कीजिएगा, यहाँ पे क्या हमारा आंसर जाएगा फटाफट। चलिए अच्छा रीमा, चलिए बच्चों आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। चले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म किस शहर में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। वाराणसी में। ओके, बाकी सभी क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब से लगभग 3000 साल पहले जन्म हुआ था इनका, जो कि इनका जन्म यहाँ पर पौष माह, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो कि पौष माह है, तो पौष माह में कृष्ण एकादशी पर, कृष्ण एकादशी पर इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म कहाँ पर, वाराणसी में, सॉरी यहाँ पर हुआ था। ये चीजें जो की है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैन धर्म में टोटल, जैन धर्म में जो कि तीर्थंकर हुए हैं, यह 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहले रहे हैं ऋषभ देव, क्या हो जाएगा, ऋषभ देव, जिन्हें कि आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ ही 24वें नंबर के जो हुए हैं, यह हुए हैं महावीर, क्या हो जाएगा, महावीर, जिनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, वर्धमान, जिनके बचपन का नाम था यहाँ पर वर्धमान। चलिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर कीजिएगा, कृत्रिम रेशम को और किस नाम से भी जाना जाता है, बताइए। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है ना, इसे जनरली और किस नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि भाई अगर हम रेशम की बात कर लेते हैं, सिल्क का जो कि प्रोडक्शन है, यह सिल्क वॉर्म से होता है, क्या हो जाएगा, सिल्क वॉर्म से होता है। और सिल्क वॉर्म का जो पालन किया जाता है, यह सहतूत के पेड़ पर इनका पालन किया जाता है, सिल्क वॉर्म का, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में असम राज्य भारत में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। चलिए इसे और अदर किस नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, इसे रेयन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा फटाफट से। और बच्चों ध्यान रखिएगा कि डेली जो अपनी क्लास होती है, एक तो सुबह 7 बजे हम लोग करंट अफेयर की क्लास करते हैं, करंट अफेयर डेली कवर किया करो, ठीक है। नहीं तो जब आप 2024 में एग्जाम दे रहे होंगे तो 2023 के आपको याद करने पड़ेंगे कि करंट अफेयर, और वीकली आपको लगता है कि आप याद कर पाएंगे, बट जब डेली आप नए पॉइंट्स पढ़ते हो ना, तो वो एक दिन में याद नहीं हो पाते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में टेस्ट देते देते फिर एग्जाम तक हमें सारी चीजें अच्छे से याद हो जाती थी, ऐसे ही हमें अभी भी चीजों को लर्न करना होता है। तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ा किया करो, फिर वीकली रिवीजन किया करो, जैसे कि आज मैंने सुबह का सेशन भी किया है 7 बजे का रिवीजन का, तो वो भी आप लोग अटेंड कीजिएगा। एंड इसके बाद
जो हम लोग, मैं आप लोगों के लिए जैसे कि 25 दिसंबर को आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगी करंट अफेयर की, जनवरी, फरवरी एंड मार्च महीने के करंट अफेयर में आप लोगों को कवर कराऊंगी 25 को सुबह 7 बजे की क्लास में, ठीक है। बाकी 11 बजे अपनी मॉक टेस्ट की क्लास होती है डेली, तो आप लोग मॉक टेस्ट की क्लास से जुड़ जाया किया कीजिए। चलिए, प्रख्यात संगीतकार मालिनी राजुरकर मुख्य रूप से किस संगीत से संबंधित है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। फटाफट से भाई सभी के सभी यहाँ पर आंसर कीजिएगा, क्या हमारा आंसर जो कि है अपना जाएगा। चलिए, सही बात है, क्या हो जाएगा, तो यह है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कल्हण एक लेखक थे जिन्हें देश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी, बताएंगे क्या हो जाएगा। अच्छा, 1 साल के करंट अफेयर के लिए अगर मुझे एक क्लास करनी होगी तो उसके लिए 7-8 घंटे, तो जिसमें कि सिर्फ मैं हाईलाइट पॉइंट्स करा पाऊंगी वो रहेंगे। और आप लोगों का नंबर देख करके लगता है क्या कि आप लोग क्लास में मैराथन क्लास पढ़ने की इच्छुक रखते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। आप लोगों का नंबर देख करके क्लास में रुक करने का देख करके लगता ही नहीं है कि आप लोग मैराथन क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो, जबकि आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास प्लान की गई है, मैराथन क्लास। चलिए, कल्हड़ की बात कर लेते हैं। तो कल्हड़ की एक रचना है जिसका नाम है रास तरंगणी। रास तरंगणी रचना है, और रास तरंगणी के अंदर इन्होंने कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में, कश्मीर के जो किंग्स हुए हैं, राजा हुए हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने लिखा है, जिससे कि हमें उस समय के कश्मीर के इतिहास के बारे में काफी चीजें यहाँ पर पता चली हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा सभी, क्या रहेगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू स्पोर्ट। बाकी सभी लाइक करते हुए जरूर चलिएगा सेशन को, ठीक है। सभी को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, सभी के सभी सेशन को लाइक कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की जो झील है, यानी कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्टेड वाटर की जो लेक है, यह कौन सी है, बताइए कौन सी है। बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, यह है यहाँ पर सांभर लेक। इसके साथ ही इसे मैक्सिमम सॉल्टेड वाटर लेक के लिए भी जाना जाता है, यानी कि जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा है भारत में, ठीक है, उसके लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही लोनार लेक की बात कर लेते हैं। तो लोनार लेक जो है यह उल्कापिंड के गिरने से जो गड्ढा बना था, गिरने से जो यहाँ पर गड्ढा बना था, उस गड्ढे में हजारों वर्षों से पानी इकट्ठा होता चला गया, जिसकी वजह से यह एक लेक यानी कि झील का रूप ले लिया। प्रेजेंट टाइम में इसके शैवाल का जो कलर है यह पिंक कलर का हो गया है, जिसकी वजह से यह भारत की पिंक कलर की लेक भी बन गई है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, मैराथन क्लास के लिए इंटरेस्टेड लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके साथ ही पुष्कर लेक की बात कर लेते हैं। फ्रेश वाटर की लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, कहां पर है, राजस्थान में है। और इसके किनारे पर ही पुष्कर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसे कि फेयर ऑफ कैमल यानी कि ऊंटों के फेयर के लिए भी जाना जाता है। साथ ही देवताल लेक की अगर बात की जाए, एक्चुअली श्रवण आज ना मैराथन क्लास प्लान हुई थी, तो उस वजह से फिर अपनी क्लास हमने ये रखी है एंड करेंगे इसके बारे में भी। चलिए बताइएगा, यदि मैं देवताल लेक की बात करूं तो ये कहां पर है, बताएगा कोई, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, बताइए। इंद्राणी लेक की अगर बात कर लेते हैं तो भाई इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से यहाँ पर संबंधित है, आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या हो जाएगा, किस शास्त्रीय नृत्य से यहाँ पर संबंधित रही है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, इनकी अगर बात कर लेते हैं तो 1952 में इन्होंने एज अ मिस इंडिया के लिए भी पार्टिसिपेट किया था। मिस इंडिया के लिए भी इन्होंने भाई यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा। इसके बाद ये काफी क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए यह काफी फेमस हुई थी, जिसके बाद यह 1967 में जाकर के न्यूयॉर्क में बस गई थी, न्यूयॉर्क में यह बस गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो यह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही क्लासिकल डांस फॉर्म से संबंधित हैं। चलिए, दोनों ही क्लास से यहाँ पर संबंधित है, बहुत अच्छी बात है, क्लास को कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा,
जब तक मैं क्लास में हूँ, क्लास को कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है, एंड ओडिसी क्या हो जाएगा, ओडिशा राज्य का क्लासिकल डांस फॉर्म है। बाकी क्लासिकल डांस फॉर्म के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास ले चुकी हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्लासिकल डांस फॉर्म वहां से कवर कर लीजिएगा। चलिए द नेक्स्ट आ जाते हैं कि गुरुद्वारा गोविंद घाट किस नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए बताइएगा सभी के सभी क्या रहेगा यहाँ पे। और एसएससी जीडी के लिए मैं फिर से आपको मोटिवेट करूंगी बच्चों की एसएससी जीडी के लिए भाई अपनी अगर आपकी एज है तो भाई अच्छे से तैयारी कर लो। इस बार की तो वैकेंसी है ही, साथ ही भाई 2024 के लिए भी बहुत ही शानदार वैकेंसी आपकी आई हुई है, मतलब 24 से 25 के लिए। तो अच्छे से फुल टू बढ़िया तैयारी कीजिए अपने एसएससी जीडी के लिए। इवन जो अपनी क्लास है यह सिर्फ एसएससी जीडी ही नहीं, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल, स्टैरो, इन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। चलिए बात कीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। किसी को नहीं जाना है नेक्स्ट 50 मिनट्स तक, नेक्स्ट 50 मिनट्स तक और किसी को कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे याद रखना क्या हो जाएगा, गंगा नदी, क्या हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे पर भाई यह स्थित है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए इस घाट को जनरली कंगन घाट के नाम से भी जाना जाता है, कंगन घाट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे पर इसकी जो लोकेशन है यह कहां पर आती है, चलिए कहां पर आती है इस घाट की लोकेशन जी। एसएससी जीडी के लिए जो एज है ना, अगर मैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए अगर डेट एज की बात करूं तो जो अनरिजर्व्ड है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं, सो उनके लिए 18 से 23 है एज, ठीक है। और अगर ओबीसी है तो वहां पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, 3 साल की एज का। और अगर एससी से एसटी है तो आपको फिर यहाँ पर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग भाई तैयारी कीजिए अपनी। चलिए आंसर कीजिएगा कि AgA महंगी, मुलायम, सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। इसे जनरली किस तौर पर जाना जाता है, तो याद रखिएगा चांदी यानी कि सिल्वर। किसके लिए जाना जाता है, इसे सिल्वर के लिए जाना जाता है। चलिए ठीक है प्रशांत, चलिए चांदी के लिए यहाँ पर जाना जाता है जिसका परमाणु नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर की अगर इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 47। क्या हो जाएगा, 47 भाई इसका एटॉमिक नंबर है। द नेक्स्ट आगे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 17 मई 2023 को सहायक प्रौद्योगिकी पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के साथ सहयोग किया है, बताइए। आंसर कीजिएगा, यहाँ पर सहयोग किया है, या आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना। अच्छा यहाँ पे एल्यूमिनियम, इन सभी के बारे में और याद रखिएगा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, इसे Al से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। निकेल की बात कर लेते हैं तो Ni से किया जाता है। मरकरी की बात कर लेते हैं तो Hg से, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या जो है मरकरी का 80 है एटॉमिक नंबर। द नेक्स्ट यहाँ पे अब आप लोगों को आंसर करके बताना है किसके साथ में समझौते ज्ञापन पर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो भाई 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहां पर है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको आर्टिकल दिए गए हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं जिनसे वह संबंधित है, और ये दिए गए हैं आपको मैचिंग के ऑप्शंस, ठीक है। चलिए तो इसमें बताइए कि क्या आपका आंसर यहाँ पर जाएगा। आप चाहें तो ऑप्शन में 1 2 3 4 समथिंग इस तरह से भी करके आप लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करके यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। ओके जरा देखिएगा, अगर हम फाइनेंस कमीशन यानी कि फाइनेंस कमीशन की बात कर लेते हैं, वित्त आयोग की, मैं शुरू से करा देती हूँ आपको।
अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात कर लेते हैं। किस आर्टिकल में यहाँ पर दिया गया है? ए, किसमें दिया गया है? आर्टिकल 338 में यहाँ पे दिया गया है। फाइनेंस कमीशन की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 280 यहाँ पर संबंधित है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लेते हैं तो 315, निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 324। ये तो अपोजिट ही दिया गया है आप लोगों को, यानी कि 4321 आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 4321। 4321 क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन में आपका सही आंसर रहेगा। इजी था क्वेश्चन। चलिए द नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मई 2023 में एसीसी मेंस प्रीमियर कप को यहां पर जीता है? बताइए जी। नमस्ते सचिन, नमस्ते। ये बताओ, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को क्लास के बारे में बताते हुए आ रही थी, तो सबके सब कहाँ थे आप लोग? सबके सब भाई कहाँ थे ये बताइए। चलिए क्लास के लिए चलिए बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्या आपका आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा? ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए बिल्कुल, इसकी अगर बात कर लेते हैं तो नेपाल देश ने इसे जीता है। नेपाल देश ने यूएई को हराकर के इस खिताब को यहाँ पर जीता है। द नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि इसमें आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है, ये आप लोग बताइए। और फिर ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ध्यान से देख लेना। ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ, कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। सही के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। चलिए, दीवान ए बंदगी विभाग की स्थापना क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, बिल्कुल सही बात है। दीवान ए बंदगी की बात कर लेते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये गुलाम उन्मुख का एक प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। जो कि इसकी अगर बात करते हैं तो जो कि गुलाम रखे जाते थे, उनका जो एक हेड होता था वो था, उसका जो प्रमुख हुआ करता था यह दीवान ए बंदगी हुआ करता था। और इसकी जो स्थापना है यह की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन इसमें आप लोगों का सही है, बाकी के बारे में वो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द नेक्स्ट है कि भाई मई 2023 में फिच ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर के कितना कर दिया है? बताइए। भारत की जीडीपी दर पहले तो इन्होंने कितनी बताई हुई थी? फिच ने पहले तो भारत की जो कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है यह 6.2% यहाँ पर बताया हुआ था, लेकिन अभी मई में इन्होंने भारत की जीडीपी का जो अनुमान है यह 6% यानी कि 6% का यहाँ पर लगाया है। तो क्या रहेगा? ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा भाई? तो ए ऑप्शन जो की है यहाँ पे हमारा सही आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर जरा आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप सभी CHSL हुआ या MTS हुआ, SSC GD हुआ, इन सभी के लिए आप लोग अपने प्लस सब्सक्रिप्शन से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अनअकैडमी को जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, SSC कैटेगरी। देन जो कि अपकमिंग बैचेस हैं, सो आप इनको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बैचेस के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि भाई मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग यहाँ पर मेरे कोड को यूज करते हुए यहाँ पर अपने बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे आगे बढ़ चलते हैं हम लोग फटाफट से। नेक्स्ट फाइल जरा मैं अपलोड कर लेती हूँ और फिर इसमें आप लोगों को आंसर करते हुए यहाँ पर जाना है, ठीक है। नहीं, अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, आंसर करना शुरू कीजिए। फर्स्ट है कि भाई साहित्य अकादमी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी बात कर लें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये आपको आंसर करके बताना है भाई। आंसर कीजिए क्वेश्चन में सभी के सभी। चलिए, क्या आपका आंसर यहाँ पर जाएगा? कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल सही बात है। साहित्य अकादमी की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो भाई इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें जरा आप लोग आंसर करके यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए
आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में, किस देश ने 19 जनवरी 2023 को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में सीधे क्वालिफाई करने के लिए चिली पर रिकॉर्ड तोड़ 14-0 से जीत को दर्ज की है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आंसर कीजिएगा सभी के सभी कि भाई क्या आपका आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा। चलिए बीबी ऑप्शन ओके, सभी के सभी भाई आंसर करते हुए यहाँ पे चलेगा, क्या आपके क्वेश्चन में आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा। बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा कि नीदरलैंड ने, ठीक है, चिली देश को हरा करके नीदरलैंड ने जो की है पुरुष हॉकी विश्व कप में फाइनल में सीधे क्वालिफाई करने के लिए चिली देश पर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है, तो यह नीदरलैंड ने की है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसके द्वारा की गई है, नीदरलैंड देश के द्वारा यहाँ पर की गई है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर हम नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड पहले भी यहाँ पर तीन बार हॉकी के इस वर्ल्ड कप को यहाँ पर जीत चुका है, ठीक है, जीत चुका है, और 2 बार यह है रनर अप में भी रहा है। क्या हो जाएगा, रनर अप में भी रहा है। 2023 में इस बार इसके 15th नंबर के एडिशन का यहाँ पर आयोजन किया गया था। कौन से नंबर के, 15th नंबर के इसके एडिशन का आयोजन यहाँ पर किया गया था। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड है, और ये आप लोगों का बस हिंदी में है, तो इस पर थोड़ा सा जल्दी से आंसर करने के लिए ट्राई कर लेते हैं। ये ऑप्शन है, थॉमस कप की बात कर लेते हैं, बैडमिंटन से यहाँ पर आपका संबंधित है। आगा खां कप की बात कर लेते हैं, हॉकी से है, एंड एजरा कप आपका पोलो से है। ये तो 1 2 3 ही आपको दिया गया है, 1 2 3 4। एनडीपी की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है, बताइए। जब एनडीपी को यहाँ पर मेजर किया जाता है तो इसके लिए कौन सा सही फॉर्मूला आंका जाता है। चलिए तो एनडीपी की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। द नेक्स्ट, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी, बताइए। बहमनी वंश की जो स्थापना है यह किस के द्वारा की गई थी। चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या रहेगा यहाँ पे बताएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी भाई, क्या आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए फटाफट से, चलिए अगर हम बहमनी सल्तनत की बात कर लेते हैं तो 1347 में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक तुर्की जनरल था, यह एक तुर्की जनरल था जिसके द्वारा बहमनी सल्तनत की यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने दक्कन के एरिया पर, दक्कन के क्षेत्र पर इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक, 200 ईयर्स तक इन्होंने अपना शासन यहाँ पर किया है, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा, तो भाई अलाउद्दीन हसन बहमनी के द्वारा बहमनी वंश की स्थापना की गई थी, जिसमें कि आपका बी ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पे जाएगा। द नेक्स्ट है कि भाई इसरो PSLV C55 मिशन के इस्तेमाल किए जा चुके PS4 का उपयोग करके कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, तो PSLV C55 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। इसकी जो टेस्टिंग की गई थी तो किस चीज को, मतलब किसके लिए इसकी टेस्टिंग की गई थी, याद रखिएगा। इसका जो प्रयोग किया गया था, यह पृथ्वी की जो क्लास है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये जो क्लासेस है, तो क्लास में पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, एक साइंटिफिक प्रयोग। तो क्या हो जाएगा कि भाई कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग इसके लिए यहाँ पर किया गया था। द नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए बताइएगा कौन यहाँ पर जिम्मेदार होता है, ये आपको बताना है। उत्तर पूर्वी मॉनसून के निर्माण के लिए, जिसकी वजह से वहां पर बारिश होती है, बताएंगे। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिन्होंने कि अभी तक लाइक नहीं किया है। और कल की क्लासेस के बारे में याद रखिएगा, सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास रहेगी, ठीक है, एंड 11 बजे की अगर हम बात करें तो अपने मॉक टेस्ट की क्लास होगी हमारी 11 बजे, ठीक है। ये अपने शेड्यूल के बारे में डेली याद रखिएगा, क्लासेस के बारे में। चलिए क्या रहेगा, तो भाई यहाँ पर पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी है,
बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम की वजह से उत्तर पूर्वी एरिया को प्रभावित करने के लिए यहाँ पर मॉनसून जो कि है यह बनते हैं। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है क्योंकि, बताइए, पृथ्वी में जो कि ऋतुओं का परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है वो क्यों मिलता है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। पृथ्वी में जो कि भाई ऋतुओं का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है वह किस लिए परिवर्तन हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है? आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के संबंध में झुका हुआ होना। अगर हम हमारी पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है यहाँ से यह 23.5 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है, ठीक है। तो अपने अक्ष पर जो कि यह 23.5 डिग्री से यहाँ पर घूम रही है, रोटेट कर रही है, ये यहाँ पर रीजन होता है ऋतुओं का चेंजेस होना, ठीक है। द नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने समुद्र के स्तर में वृद्धि पर अपनी पहली चर्चा आयोजित की थी? कि समुद्र के स्तर में, समुद्र की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर है, जैसे कि आर्कटिक ग्लेशियर है, अगर हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, यहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, यहाँ पे अंटार्कटिका और आर्कटिक आपको ग्लेशियर देखने के लिए मिलेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वह पिघल रहे हैं, तो समुद्र में जो पानी का स्तर है यह बढ़ रहा है, ठीक है। और इसकी जो चर्चा है यह सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा की गई थी, ठीक है। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा की गई थी, जिसमें कि आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? आंसर कीजिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा ध्वनि प्रदूषण देखने के लिए मिलता है, यानी कि होता है ना बहुत ही लाउड म्यूजिक में गाने सुनते हैं, आजकल तो शादियों में डीजे भी वो आते हैं जो भाई दिमाग को छोड़ो दिल को पूरा दहला देते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सांस फूलने लगी, इतना ज्यादा उसमें बुफर प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इस तरह के डीजे से मैं तो कहूंगी कि आप लोग भी दूर रहा करो और अवॉइड किया करो। सबसे ज्यादा शौक लड़कों को ही चढ़ता है इतनी हाई वॉल्यूम का डीजे यूज करने के लिए, वो धक धक वाला। तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि जो कि हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका शौक किसी की जान ले लेगा और या किसी की जान का खतरा भी बन सकता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड किया करो भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप, यानी कि यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर का होता है। चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से किसने यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और प्रेजेंट टाइम में कौन है? अच्छा, उप प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं तो कौन है, कोई बताएगा? आंसर कीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर किंग चार्ल्स थर्ड जो कि है प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस हैं। चलिए अगेन डोमिनिक रेब जो कि है, इन्होंने एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। और प्रेजेंट टाइम में अगर यहाँ पर हम लोग प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वह कौन है? हाँ बिल्कुल श्रवण, शादी में सर पे उठा करके लेकर के आए थे, देखा नहीं आपने? जल्दी से बताइए मुझे आप लोग आंसर करके। ऋषि सुनक, यश। चलिए आपने कम से कम आंसर तो किया, बाकी सबका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आप मैराथन क्लासेस में इतनी देर तक बैठ करके नहीं पढ़ सकते तो आप क्या ही तैयारी करते होंगे? सच में आप क्या ही तैयारी करते होंगे डेली। ऋषि सुनक है। कितनी देर मुझे आपके आंसर का वेट करना पड़ा है, जबकि है इंडियन ओरिजिन रहे हैं। अरे सनक नहीं है, सनक का मतलब एक तरह से पागल होता है, सुनक नाम है इनका। चले द नेक्स्ट है, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी? बताइए जी। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 61 नंबर का अमेंडमेंट। कौन से ईयर में हुआ था बताइए जरा। अगर हम हमारे यहाँ पे बात करें तो पहले हमारे यहाँ पर जो वोटिंग एज हुआ करती थी यह 21 ईयर्स की हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम की आप बात करते हो तो हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स की एज है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं
तो आपकी 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर 30 वर्ष की एज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो या फिर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, खैर बनने चाहने से बनने ही जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि 35 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम। ओके, चलिए ईयर कौन बताएगा? ईयर, ये सभी पता भी आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें याद नहीं होती है, पता आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप रेगुलर नहीं रहते हो क्लासेस में। अगर आप रेगुलर क्लास में रहो तो ऐसा नहीं है कि मैं या फिर अदर फैकल्टी जो है ये आपको चीजें पढ़ाई नहीं गई हैं, आपको पढ़ाई गई हैं, बट क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस की आपकी कमी है। 2 दिन क्लास में आएंगे, 2 दिन छुट्टी मारेंगे, 2 दिन क्लास में आएंगे, 2 दिन छुट्टी मारेंगे। फिर सिलेक्शन भी ऐसे ही होगा। फिर सिलेक्शन में उम्मीद करके मत बैठना, फिर सिलेक्शन भी ऐसे ही होगा, कभी आसपास आ गए तो कभी दूर पहुंच गए, कभी आसपास मेरिट में आ गए, कभी दूर पहुंच गए, फिर ऐसे ही चीजें बनती हैं आपकी। द नेक्स्ट है कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सेकंड नंबर की बात की गई है। चलिए, सचिन पढ़ने आए हो या इंस्टा चलाने के लिए यहाँ पर लोगों को जोड़ने के लिए आए हो? चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो आपको एलिमेंट यानी कि तत्व पाया जाता है पृथ्वी की पपड़ी में, देखो पृथ्वी की परत में सबसे ज्यादा जो आपको एलिमेंट नंबर 1 पर जो एलिमेंट आपको पाया जाता है यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 46.6% आपको पाया जाता है, 46.6%। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%, ठीक है। चलिए इसके साथ आपको थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.1%, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आपको आयरन पाया जाता है जो कि 5% पाया जाता है। इसके बाद आपको कैल्शियम पाया जाता है 3.6% एंड उसके बाद आपको सोडियम पाया जाता है 2.8%, ठीक है। देन आपको यहाँ पर फिर पोटेशियम 2.6% जो कि है यहाँ पर पाया जाता है। खैर सेकंड नंबर की बात की गई थी तो याद रखिएगा सिलिकॉन, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। किसी भी समय कार की डैश गति उसके स्पीडोमीटर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा जी? फटाफट से आंसर कीजिएगा। अच्छा श्रवण, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा फटाफट से। क्या बच्चों आपका आंसर यहाँ पे जाएगा? किसी भी समय कार की डैश गति उसके स्पीडोमीटर के द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तत्कालीन, इमीडिएट। होता है ना कि इमीडिएट कभी बिल्कुल आपको हाईवे खाली दिख रहा है, आपने तुरंत उसकी स्पीड बढ़ा दी, फटाफट से आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, आपको बहुत ज्यादा रश, बहुत ज्यादा भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, आपने स्पीड की स्पीड कम कर दी तो इमीडिएट आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आप 40-50 पे चला रहे हैं कि आप 100 से ऊपर चला रहे हैं। द नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, आंसर कीजिएगा। लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन दी वर्ल्ड कौन सा है, आंसर कीजिए, बताएंगे बच्चों। और क्लास को जल्दी से फटाफट से लाइक कीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। इससे क्या होगा कि सेशन की जो रीच है ना वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लास की। तो इसलिए सभी के सभी लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दिखा दूंगी, बाकी वैसे डेली मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, पढ़ानी नहीं बढ़ानी है यश, क्या हो जाएगा? ओशन यानी कि महासागर। महासागर की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा जो कि ओशन है यह है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन है, और सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पर आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है, थर्ड नंबर पर आप लोगों का इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर आ जाता है, फोर्थ पर आ जाता है आर्कटिक ओशन जो कि सबसे छोटे ओशन के लिए भी जाना जाता है। द नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने निम्न में से किसको टाटा इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना है, बताइए जी। पार्टनर के रूप में चुना है ये आपको बताना है, आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा, किसको भाई इन्होंने चुना है, चलिए बताइएगा। इसके साथ ही आईपीएल 2014 की अगर बात की जाए
तो इस बार कौन से नंबर के एडिशन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इस बार आईपीएल का दुबई में आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मुंबई इंडियन टीम्स ने अपना हेरफेर कर लिया है। मुंबई इंडियन टीम्स ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को, जो कि गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया था, तो वहां से इन्होंने मुंबई इंडियंस का कैप्टन अब हार्दिक पांड्या को बना दिया है। हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर है, और शुभमन गिल अब बन गए हैं गुजरात टाइटंस के कैप्टन। ठीक है, 14th नंबर का एडिशन है, सीरियसली। खैर, क्वेश्चन में तो आंसर याद रखिएगा, किसके साथ में साझेदारी की है इन्होंने, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है। और इस बार के एडिशन की बात करेंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन पर आगे तभी बढ़ेंगे जब आप लोग आईपीएल के इस बार के एडिशन का नाम बता दोगे कि 2024 में कौन सा एडिशन होगा। बताइए जी। ये जय श्री राम वाले जी क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या आपका आंसर रहेगा। बस आप लोगों ने तो कर लिया, काम हो गया। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या आपका आंसर जो कि है यहाँ पर हमारा रहेगा, फटाफट से। चलिए, आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही आपको दे करके क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी चीज़ें आपको याद नहीं है। आईपीएल के ऊपर इतने क्वेश्चंस बनते हैं, फिर भी आपको यहाँ पर याद ही नहीं है। और कितने कितने क्वेश्चंस बनते हैं आईपीएल के ऊपर, उसके बाद भी। चलिए खैर, क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा अपने आप चेक करना आप लोग जा करके। क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता निर्धारण की गई है, किसमें, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करके यहाँ पे बताएंगे क्या आपका आंसर जो कि है हमारा यहाँ पर जाएगा, फटाफट से। चलिए, क्या आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, ये आप लोगों को आंसर करते हुए यहाँ पर चलना है। चलिए फटाफट से, क्या हमारा आंसर यहाँ पे अपना जाएगा। चलिए भाई, चलिए आर्टिकल की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ये रहेगा आपका यहाँ पर 191 आर्टिकल, इससे यहाँ पर संबंधित है। द नेक्स्ट है, पाक जल संधि किसके बीच में हुई है। आप लोग ना बस ऐसे आसान क्वेश्चंस करो, फिर ये मत कहना कि पेपर के लिए टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं था। आप लोग खुद से मेहनत कर ही नहीं रही है, टीचर बेचारा कितनी मेहनत करे आप लोगों के साथ में, बताना ही नहीं है आप लोगों को, चीजें पढ़नी ही नहीं है आप लोगों को, नहीं पढ़नी है भाई मत पढ़ो। चलिए चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा। चलिए बताइए जल्दी से, क्या आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका यहाँ पर है। देश भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे, इनमें से कौन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, बताइए जल्दी से, क्या आपका यहाँ पर आंसर जाएगा। इस बार 17th नंबर का एडिशन किया जाएगा, बिल्कुल। जिन्होंने 17th नंबर का आंसर किया था ना, बिल्कुल सही है, 17th नंबर का एडिशन किया जाएगा आईपीएल का। ओके, चलिए इसमें याद रखिएगा कौन रहे हैं यहाँ पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वैसे तो जो आजाद हिंद फौज है, इसका जो गठन है यही आगे चल करके इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में जाना गया, तो इसका जो गठन है यह मोहन सिंह ने किया था, और रास बिहारी घोष सबसे पहले अध्यक्ष रहे थे आजाद हिंद फौज के। बट बाद में चल करके यहाँ पर इसको जाना गया इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा फटाफट से सभी के सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। नहीं, इस बार 17th नंबर का है, 17th नंबर का, इस बार जो एडिशन है वो 17th नंबर का है। 2023 में, यानी कि इस साल 16th नंबर का एडिशन था। ऐसे याद कर लिया करो ना, 2008 में फर्स्ट हुआ था सबसे पहला एडिशन।
फिर 9 और फिर 10, ये कितने हो गए? 3 तो ये हो गए आपके, ठीक है। फिर 11 से लेकर के 2011 से लेकर के 2020 तक के कितने बनते हैं? 10 बनते हैं ना, 10 ये हो गए। उसके बाद 21, 22, 23, 3 ये हो गए आपके, तो 3 और 3 6, 16, और फिर 2024 का क्या हो जाएगा? 7th नंबर का, यानी कि 17th नंबर का एडिशन है। सीधी कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना। फर्स्ट तो 2008 में हुआ था, एक साल में 2 बार तो हुए नहीं है, लेकिन हाँ हर साल जरूर हुए हैं। एक कोविड के दौरान भी इन्होंने आयोजन करा ही दिया जैसे तैसे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण का शुभारंभ जो की है यह किया गया था, किसके द्वारा? तो इसमें याद रखिएगा किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा यहाँ पर किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न में से कौन सी धातु पिघल जाएगी? सिर्फ आपकी हथेली के टेम्परेचर से ही पिघल जाती है। जी बिल्कुल, 17th नंबर का है, श्योरली। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2008 में सबसे पहला हुआ था, वहां से कैलकुलेट कर लो आप। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा है जो कि बहुत ही कम इसका गलनांक है। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा? गैलियम। क्या हो जाएगा? गैलियम है। इसके साथ ही अगर आप सीजियम की बात करेंगे तो सीजियम का गलनांक भी बहुत कम होता है। इसका जो बॉइलिंग यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, ये भी अगर आप हथेली पर भी रखोगे तो भी पिघल जाएगा। क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाली मुस्लिम लीग के नेता जो कि हैं यह कौन थे? आंसर कीजिएगा, इसके जो नेता थे यह कौन थे? 1940 में यहाँ पर पाकिस्तान की जो मांग है यह बढ़ी थी। पाकिस्तान की मांग यानी कि एक अलग देश की मांग यहाँ पर बढ़ी थी, और इसकी रूपरेखा यहाँ पर सिकंदर हयात के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर हयात के द्वारा तैयार की गई थी। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था? बताइए, जो कि संशोधन हुआ है यह कौन सा संशोधन था भाई? बताएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? आपातकाल के तहत में जो कि अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ था, संशोधन हुआ था, यह कौन सा था? जिसमें कि आंतरिक कलह की वजह से लगने वाली जो इमरजेंसी है, यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से अगर लोग वेपन्स यानी कि हथियार के साथ में विद्रोह करते हैं तो उस शब्द को नेशनल इमरजेंसी के जो प्रावधान थे उसमें ऐड किया गया था, और ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट के तहत में, जो कि 1976 में हुआ था, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, इसे भारत में लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट है हमारा, किस पक्षी के सिर के सामने आंखें होती हैं? आंसर कीजिएगा, सर के सामने आंखें होती हैं यहाँ पे, बताइए क्या रहेगा? चलिए, किस पक्षी के सर के सामने आंखें होती हैं ये आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। आंसर कीजिएगा क्या रहेगा? ओके, कौन सा होता है? यह उल्लू, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? आउल। ठीक है, और एक बात आपको बताऊं, भारत में एक स्टेट में आउल फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आउल फेस्टिवल, और इसका आयोजन किया जाता है मुंबई में। मुंबई में ब्लैक हॉर्स यानी कि काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है ना मुंबई में। सो मुंबई में उल्लू महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। संत रविदास की जो कि जयंती है यह कब मनाई जाती है? आंसर कीजिएगा, ये 14th सेंचुरी के समय के, ये 14th सेंचुरी के समय के संत हुए हैं। ठीक है, संत हुए हैं, और इनकी अगर बात कर लेते हैं तो इनकी जो जन्म है यह माघ पूर्णिमा को हुआ था। माघ पूर्णिमा को, फरवरी के माघ पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था, जिसके चलते भाई 5 फरवरी को यहाँ पर डेट वाइज इनकी जयंती के रूप में मनाई जाती है। क्लियर है? चलिए, और बाकी 4 फरवरी का याद रखिएगा, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे, क्या हो जाएगा? वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड के फाउंडेशन डे के रूप में, इंडियन कोस्ट गार्ड के फाउंडेशन डे के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? बताइए क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों की व्याख्या जो की है यह की गई है, ये आपको बताना है। कौन से पार्ट में किया गया है ये आप लोगों को बताना है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं तो इसकी 6 कैटेगरीज हैं।
कितनी है? 6 कैटेगरीज में। सबसे पहली है समानता का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ, ठीक है, जिसमें कि आपके 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल यहाँ पर आ जाते हैं। सेकंड पर आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या हो जाएगा? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के जो आर्टिकल है यह 19 से लेकर के 22 तक के आपके आ जाते हैं। थर्ड नंबर पर आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको मैं हिंदी में लिख रही हूं, क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार। इसकी अगर बात की जाए तो भाई ये आपका 23 से 24 आर्टिकल में यहाँ पर आता है। फोर्थ की बात कर लेते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो राइट आपके पास आता है यह 25 से 28 के बीच में आता है। 25 से लेकर के 28 के बीच में, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड क्या हो जाएगा? एजुकेशन का राइट। क्या हो जाएगा? राइट। ये जो आता है आपका, ये आता है 29 से लेकर के 30 तक का, 29 से 30 तक का, ठीक है। और 6th नंबर पर जो आता है ये आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32, जिसमें कि आपको रिट्स के बारे में दिया गया है। और ये आपके आते हैं पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स आपके आ जाते हैं भाग 3 में। द नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का खाद योज्य सोडियम बेंजोएट है? आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का जो कि खाद योज्य है, यह सोडियम बेंजोएट है? ये आपको आंसर करके यहाँ पे बताना है। सभी के सभी बच्चों क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? फटाफट से कौन सा यहाँ पर रहेगा? खाद्य संरक्षण। क्या हो जाएगा? कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि आपका खाद्य संस्करण यहाँ पे आ जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयवादी नरम दलीय थे? बताइए, इनमें से कौन है जो कि राष्ट्रीयवादी नरम दल के व्यक्ति थे? बताएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था। सूरत शहर में अधिवेशन हुआ था, जिस समय पर जो यहाँ पे थे वह गरम दल और नरम दल में यहाँ पर विभाजित हो गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ध्यान रखना कि एक चरण था 1885 का लेकर के 1905 तक का, पहला चरण था, जिसमें कि लोग यहाँ पर नरम दलीय थे। क्या थे? नरम दलीय। नरम दलीय का मतलब होता है कि वो हिंसक नहीं थे, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, यानी कि प्यार से बात बन जाए, होता है ना कि लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े, प्यार से ही बात बन जाए। और नरम दल में, बाकी मैं गरम दल के बारे में बता देती हूँ आपको, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और बिपिन चंद्र पाल के साथ ही अरबिंदो घोष, ये 4 लोग थे जो कि गरम दल में थे। इन चारों को छोड़कर के जितने भी बाकी सभी थे, ये सभी के सभी नरम दल में आते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ पर अरबिंदो घोष और एक यहाँ पर लाला लाजपत राय, ये दोनों गरम दल में थे, बाकी ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर नरम दल में, यानी कि सेकंड और थर्ड। नरम दलीय पूछा गया था ना, तो सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा? नरम दलीय। आगे आते हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी 2023 में एक दो वॉल्यूम की पुस्तक जिसका नाम है द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे प्रकाशित की गई थी। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए। सत्यजीत रे की बात करते हैं, यह पश्चिम बंगाल से थे। इनके प्रोफेशन की बात करें तो यह एक डायरेक्टर हुए हैं। इवन इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। ऑस्कर अवार्ड भी इन्हें यहाँ पर मिल चुका है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे आपको आंसर करके बताना है किस वर्ष में दिया गया था। इन्हें 1992 में दिया गया था। भारत रत्न अवार्ड भारत में इंडिया में भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इवन ये 2 लोगों को जो कि नॉन इंडियन रहे हैं,
जो कि गैर भारतीय रहे हैं उनको भी दिया जा चुका है, जिसमें कि खान अब्दुल गफार है और नेल्सन मंडेला है, इनको भी दिया जा चुका है। एंड मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड 3 लोगों को दिया जाता है, मिनिमम ऐसा हो सकता है कि किसी को भी ना दिया जाए, जैसे कि लास्ट टाइम अभी 2019 में दिया गया था, तब से लेकर के अभी तक किसी को भी यह नहीं दिया गया है। द नेक्स्ट है हमारा कि भाई पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक का कार्यालय जो कि है निम्न में से किसके अधीन में होता है? ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स। बताएंगे कि यह किसके अधीन में काम करता है, आंसर कीजिएगा। यह किसके अंडर में काम करता है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। आंसर कीजिएगा सभी, किसके अंडर में? तो याद रखिएगा यह है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके अंडर में ये काम करता है। गांधी इरविन समझौता जो कि 31 मार्च 1931 में यहाँ पर हुआ था, इसे किस रूप में भी जाना जाता है, बताइए, आंसर कीजिएगा। इसे किस रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है? इन दोनों के बीच में जो यह समझौता हुआ था, जिसमें कि गांधी जी के कुछ प्रस्ताव थे, जैसा कि जितने भी निर्दोषी क्रांतिकारियों को पकड़ा गया है उन्हें रिहा किया जाएगा, एंड जितने भी शराब के ठेके हैं वहां पर धरना देने का अधिकार दिया जाएगा महिलाओं को। तो इस तरह के कुछ जो प्रावधान थे वह गांधी जी के द्वारा इस प्रस्ताव में रखे गए थे, इरविन के द्वारा रखे गए थे कि जो सेकंड नंबर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इस समझौते के तहत में ही जब दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें मैक्सिमम जो लीडर्स थे भारत की ओर से, जिसमें कि कांग्रेस के लीडर सबसे ज्यादा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पूना पैक्ट नहीं है, पूना पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था जो कि यहाँ पर गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से पादप के किस ऊतक को वर्धमान ऊतक के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा? किसको जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि सिर्फ यहाँ पर विभ्योज्योतिक होते हैं, ऊतक होते हैं, इन्हें वर्धमान यानी कि ग्रोइंग टिश्यूज के लिए यहाँ पर जाना जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था? थोड़ा सा जल्दी से चीजों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा आपका जो आंसर है, क्या आपका यहाँ पर आंसर जाएगा? ओके, बताएंगे। जल्दी से भी आंसर करके यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका। निम्नलिखित में से गुलाम वंश के संस्थापक की बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही बात है, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, और मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी को यहाँ पर छोड़ गया था कि भाई जितना भी क्षेत्र हमने जीता हुआ है अब वो तुम्हारे हवाले। ठीक है, सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, क्योंकि ये एक गुलाम था इसलिए इसके द्वारा जो शासन किया गया, ठीक है, शासन किया गया, उसे स्लेव डायनेस्टी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, उसे स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो कि मोहम्मद गोरी था, इसने एक काजी से खरीदा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में गुलाम वंश के बाद में जो कि यहाँ पर शासन हुआ था वह कौन से वंश का? खिलजी वंश का शासन हुआ है। खिलजी वंश ने, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने शासन किया था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने शासन किया है। तुगलक वंश के बाद फिर सैयद वंश ने शासन किया है। सैयद वंश के बाद फिर लोदी वंश ने शासन किया है। लोदी वंश में इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर जो की है इसने मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। मुगल सल्तनत की नींव रखी थी पानीपत के युद्ध से 1526 में। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। तो आंसर हमें मिल चुका है। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक हैकथॉन सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया था? ये ना एक तरह की एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को जो किया जाता है हम लोग दूसरे देशों के साथ में तो करते ही हैं, साथ ही हमारी नेवी, इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के द्वारा भी एक्सरसाइज की जाती हैं, इंडिविजुअल भी एंड कंबाइंड रूप से भी। क्यों? ताकि यह अपने आप को ट्रेन कर सके। जैसे कि आजकल नए नए वेपन्स आ रहे हैं तो उनको चलाना,
प्रैक्टिस करना, और कभी भी ऐसी स्थिति बन जाती है वॉर जैसी, अब पता नहीं क्या कब क्या हो जाए। चाइना तो वैसे भी किसी न किसी तरीके से भारत को घेरने की कोशिश करते ही रहते हैं, तो अपने आप को शक्तिशाली मजबूत बनाना जरूरी होता है। तो ये जो एक्सरसाइज की जाती है यह एक तरह से हमारी जो आर्मीज है इनको ट्रेन करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि इसका जो आयोजन है यह भारतीय आर्मी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं तो भाई 15 जनवरी को हम लोग इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, इंडियन आर्मी डे के रूप में हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। साथ ही इसमें यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि भाई प्रेजेंट टाइम में जो कि चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, यह कौन है? मनोज पांडे। क्या हो जाएगा? मनोज पांडे है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से चलिए।